आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का भी ऐलान हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए और क्या क्या बड़ी और मोटी बातें कही गई हैं। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट, 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान, 80 लाख गरीबों को घर दिया जाएगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 को पेश किया। सबसे बड़ी बात है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा गया है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है। इस बजट में गरीबों के लिए क्या मिला है तो जान लीजिए। 2022-23 में गरीबों के लिए 8 लाख मकान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना के तहत जोड़ा जाएगा। गरीबों के बाद आम लोगों की बात करें तो ये बजट बेहद ही खास रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही किसी तरह के नए टैक्स को भी नहीं थोपा गया है। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या मिला? 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान हुआ। इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट मिला है। एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों का डेवलपमेंट हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है और यही वजह है कि इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो 50 सालों तक कर्ज मुक्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसका नाम डिजिटल रुपया होगा। साथ ही क्रिप्टो से कमाई पर 30% का टैक्स भी लगेगा। यानी इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां हैं, गरीबों के लिए 80 लाख घर है, किसानों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी है, छात्रों के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय है, राज्य सरकारों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद है, उच्च वर्ग के लोगों के लिए सरचार्ज में राहत है, तो बाजार के लिए डिजिटल रुपये और क्रिप्टो है। सच में अगर चुनावी बजट पेश किया जाता तो शायद इतना बहुआयामी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मोदी सरकार किसानों की आय को डबल करने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट में भी इसका साफ असर दिखा। किसानों के लिए गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा तैयार किया जाएगा। बिहार में 12 जिलों से गंगा गुजरती है, जिससे बिहार के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इस बार का बजट किसानों के लिए खास है। खासकर बिहार के किसानों को इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बजट में भूमि मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन, कृषि स्टार्टअप को नाबार्ड ऋण के लिए सरकार के समर्थन की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट अमृतकाल 2022-2047 के लिए एक खाका प्रदान करेगा। सबसे अच्छी बात है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ ही पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही गदगद हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही अनेक नए अवसर बनाने वाला भी बताया। पीएम ने बजट को अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश,
अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ बताया। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के गलियारे में नेचुरल फार्मिंग के तहत बिहार को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। इस पूरे क्रम में गंगा प्रदेश में करीब 526 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। गंगा का ये सफर कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार के किसानों के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खासकर विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के सुर अलग अलग हैं। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना की। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं है, बल्कि विकसित राज्यों के लिए बेहतर है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वहां तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि बजट तो ठीक है, लेकिन बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है। the national qualification framework. और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बार बार बोलता है कि इतना काम के बावजूद भी उनके सही है, अगर उनके रिपोर्ट में आ रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग पीछे हैं, तो निश्चित रूप से वही बोल रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट क्षेत्र में काम किया, लेकिन अगर नेशनल एवरेज में हम लोगों को आना है, अगर बिहार को पिकअप करना है, बिहार में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आना है, उद्योग आना है, तो बिहार को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बजट को निराशाजनक बताए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। 5 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का आंदोलन करते रहे और एक टिकट के साथ ही जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, उसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यह बजट होता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसमें जो आर्थिक विकास के काम है, आज 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, जिससे कि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। बिहार को अब ध्यान देना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो कैसे ले। यानी एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग पर बहस छिड़ गई है। ये बहस कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और केंद्रीय बजट पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। सीएम ने बजट को सकारात्मक, संतुलित और स्वागत योग्य बताया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक विकास की गति बढ़ाने के लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं। तो 10 बड़ी बातें और इसकी सराहना की इस बजट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए कई उपाय किए गए हैं। संतुलित बजट के लिए केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण स्वागत योग्य बताया है। केंद्रीय करों से राज्य सरकारों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, यह कहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां भी कम हो जाएंगी। धान और गेहूं की अधिप्राप्ति बढ़ाने से राज्यों को फायदा होगा। 80 लाख नए आवास के निर्माण का फैसला भी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक दृष्टिकोण से बताया है। और गंगा के किनारे खेती का कॉरिडोर विकसित करने की बात को भी उन्होंने बताया कि यह काफी बेहतर है, अच्छा है, किसानों के हित में है। और चलिए हम सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। ऋतुराज सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल तरीके से इस बजट पर आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से इस बजट को आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत की रचना में एक बहुत बड़ी रोल निभाने वाला बजट है। इस बजट को अगर बहुत सरलता से समझें तो इसका एक स्पष्ट मैसेज है, मोर इन्वेस्टमेंट फॉर मोर ग्रोथ फॉर मोर जॉब्स। यानी अधिक इन्वेस्टमेंट होगा जिसके माध्यम से ग्रोथ अधिक होगा, जिसके माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़कर सामने आएंगे। तो इसमें एक बात और भी है, खासकर अगर हम बिहार के नजरिए से देखें, क्योंकि इस पर काफी सवाल जवाब भी हो रहे थे और विपक्षियों के जो सवाल थे उनमें कई उन्हें जो कमियां लगी उसे लेकर वो अपने अपने सवाल पैदा कर रहे थे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो निवेशक हैं, बिहार के उद्यमी हैं, उनका जो नजरिया है खासकर इस बजट को लेकर कि कहां निवेश करें और जहां निवेश करेंगे ऐसी परिस्थिति में। और ये बजट, सबसे बड़ी बात इस बजट की सराहना इसलिए हो रही है कि किसी खास राज्य जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर दिखाने के लिए नहीं कि हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कि पूरे देश का बजट है, इसलिए कुछ उसमें ऐसी बातें रखी जाएं कि पूरे देश को फायदा मिले। तो ये हम जानना आपसे चाह रहे हैं कि जो यहां के निवेशक हैं, यहां के उद्यमी हैं बिहार के, वो उन्हें कहां लाभ पहुंच रहा है, वहां कहां पर उन्हें फायदा मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस बजट में एक बहुत बैलेंस्ड व्यू लिया गया है। एक तरफ गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जहां पे 80 लाख पक्के मकान बना के गरीबों के बीच में देने की बात है, 3 लाख
3,80,00,000 घरों को नल से जल के कार्यक्रम से जोड़ने की बात है। किसानों से 2,70,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पे खरीद की बात है। साथ ही साथ हमारे जो छोटे और लघु उद्यमी हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो रियली स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, जो नए कंपनियां खड़ी हुई हैं हमारे युवाओं के द्वारा, उनको मदद करने के लिए 5,50,000 करोड़ का बिना कोलैटरल यानी बिना किसी चीज को गिरवी रखे ऋण, बिना सिक्योरिटी के ऋण 5,50,000 करोड़ का देने की बात है। और उसके अतिरिक्त युवाओं के द्वारा जो लघु उद्योग लग रहे हैं, जो छोटे अपने एमएसएमई लग रहे हैं, स्वरोजगार के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें 2 लाख करोड़ का अधिक क्रेडिट फैसिलिटी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिलाके जो लघु उद्योग का क्षेत्र है उसके लिए एक बड़ी घोषणा है। साथ ही साथ गरीब कल्याण के लिए भी कई सारी बड़ी घोषणाएं। जब फायदे नुकसान की बात आती है तो हर बार के बजट में हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बिहार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें क्या मिला, और उन संसाधनों से खुद को विकसित करना भी बिहार ने सीखा है। तो इस बार बिहार का जो सवाल है, बिहार के लोगों का सवाल है इस बात को लेकर, इस बजट को लेकर कि हमें इसमें कहां क्या मिला है। एक गंगा वाली जो बात है, कॉरिडोर बनाने की बात है, तो वो तो एक बात समझ में आती है कि हम कृषि को लेकर काफी संजीदा हैं, सरकार संजीदा है और सरकार चाहती है कि जो किसान है वो आत्मनिर्भर बने। कैसे बनेगा? तो उसे टेक्निक के जरिए हम जोड़ेंगे, तकनीक के जरिए भी जोड़ेंगे, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन बिहार की एक जो बड़ी आबादी है उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ग्रामीण भी हैं, सभी लोग रहते हैं। उनकी तरफ से ये एक सवाल है कि आखिर इसमें फायदा और नुकसान, यही दो शब्द उनकी जुबान पर है। इसका सही जवाब क्या है? बिहार को कितना लाभ मिला है इस बजट में, क्या लाभ मिलने की संभावना है और लाभ कैसे बिहार ले सकता है, ये तीनों ही प्रश्न में है। देखिए, मैं इसको 3 पहलू में इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये बात है कि बिहार सरकार या सभी राज्य सरकारों की मदद के लिए केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की है। ये ऋण इसलिए व्यवस्थित की गई है कि विभिन्न राज्य अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए जो उनको आर्थिक सहयोग चाहिए, जो कमी पड़ रही है, उसका वो भरपूर फायदा उठा सके। और अब हमारी जो बिहार की सरकार है उसके सामने चैलेंज है कि हम अन्य राज्यों के बनिस्पत अधिक से अधिक बेनिफिट इस 1 लाख करोड़ की बड़ी इंटरेस्ट फ्री स्कीम का ले पाए। दूसरा, अगर हम रोजगार के पहलू पे और स्वरोजगार के पहलू पे अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम जो लगाई, जिसमें कि 14 अलग अलग सेक्टर्स को, जिसमें कि ऑटो सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ऐसे 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फैक्ट्री सेक्टर पे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आया, उससे 60 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन अभी तक हो पाया है प्रोविडेंट फंड के रिकॉर्ड के अनुसार। मतलब कुल मिलाकर जो इसका फायदा है सीधे बिहार को मिलने वाला है, ऐसा मानना है ऋतुराज सिन्हा का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज